देखेंगे कि व्हाट डू मीन बाय दिस एग्रीकल्चर। सो तो एग्रीकल्चर को हम किसमें काउंट करेंगे? दिस इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। ओके, सो एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी बिकॉज इट प्रोवाइड्स ऑल द बेसिक डाइटरी नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि हमें ये जो हमारे बेसिक नीड्स हैं, जो हमारी बेसिक डाइटरी नीड्स हैं, जो कि हमें फूड चाहिए, तो हमें ये प्रोवाइड करता है, जिसे हम कहते हैं, इसलिए हम इसे प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं इसे। ओके, सो द एग्रीकल्चर इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। इट इज आल्सो कॉल्ड फार्मिंग। तो ये सबसे मोस्ट बेसिक फॉर्म है ह्यूमन एक्टिविटी की। क्यों? क्योंकि हमें फूड चाहिए। हमें अगर हमें अपनी लाइफ को सस्टेन करना है, अपनी लाइफ अगर हमने लाइफ रहना है हमें, तो हमें क्या है? हमें फूड चाहिए। तो फूड कहां से आता है? फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी से। सो इट इज आल्सो कॉल्ड फार्मिंग। तो इसलिए हम इसे फार्मिंग कहते हैं। So if we look at human history, the practice of agriculture led to settle human life. So agriculture land is the most basic of all human resources and it provides food. तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड है हमारा, क्योंकि जब हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेंगे, इरिगेशन करेंगे हम, तो हम कहाँ करेंगे उसे? अपने लैंड पे ही करेंगे उसे। So agriculture land is the most basic of all human resources. It provides, क्या प्रोवाइड करता है? It provides food, clothing and shelter to ह्यूमंस। कौन प्रोवाइड करेगा? जो लैंड है हमारे पास। हमारी जितनी एक्टिविटीज है हमें कहां से मिलती है? हम कहां से फुलफिल करते हैं उसे? फ्रॉम द लैंड। तो वैसे अगर हमें जो हमारी डाइटरी नीड्स है उसे फुलफिल करेंगे कहां से करेंगे? लैंड से ही। तो उस लैंड को हम कहेंगे, दिस इज नोन एज अ, क्या कहेंगे उसे? एग्रीकल्चर लैंड। सो लैंड इज आल्सो द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स व्हिच आर सप्लाइड टू इंडस्ट्रीज। तो लैंड जो है इज आल्सो द सोर्स ऑफ, तो जितने भी हमारे पास रॉ मटेरियल्स है उनके लिए भी लैंड जो है एज अ सोर्स वर्क करता है। So are supplied to industries. So more than 50% of the world population is involved in agriculture activity. तो वर्ल्ड की हमारी जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसकी 50% जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। So agriculture includes growing crops. तो एग्रीकल्चर क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? It includes growing crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock. So the word agriculture has been derived from the two Latin words. This is a one agr and cultura. So the former means field and the later cultivation. So thus agriculture means cultivation on fields. तो हम यहाँ से एग्रीकल्चर को हम काउंट कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर means cultivation on fields or cultivation of crops. So given below are the different types of cultures or cultivation. तो यहाँ पे different types के हमें cultivation हमें यहाँ पे, तो इसे स्टार्ट करते हैं। The first one, first is sericulture, pisciculture, viticulture, horticulture and apiculture. So the sericulture क्या होता है यहाँ पे? The commercial rearing of silkworm. जब हम सिल्कवॉर्म को हम कमर्शियल पर्पस के लिए उसकी रेयरिंग करेंगे सिल्कवॉर्म को, तो हम कहेंगे उस प्रैक्टिस को हम सेरिकल्चर। एंड पिसिकल्चर, द ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। तो जब हम फिश की जब ब्रीडिंग करेंगे हम, लेकिन कहाँ करेंगे? सिर्फ जो कि हमने टैंक्स और पॉन्ड्स को हमने कंस्ट्रक्ट किया है, या फिर किसी टैंक में या फिर पॉन्ड्स में जब हम फिश की रेयरिंग करेंगे तो उसे कहेंगे हम पिसिकल्चर। एंड द विटिकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर में हमारे पास क्या क्या हम यहाँ पे ग्रो करते हैं? हम वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर द कमर्शियल पर्पस। ये सभी हम यूज करेंगे फॉर द कमर्शियल पर्पस। सो एपीकल्चर, द मेंटेनेंस ऑफ बीज फॉर द कलेक्टिंग हनी। तो यहाँ पे जो हम हनी को कलेक्ट करेंगे तो उसे हम कहेंगे एपीकल्चर। तो यहाँ पे हमें हमेशा यहाँ पे लर्न रखना है कि जब भी आपको टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन में आपको कोई भी क्वेश्चन आए, आपको कोई अगर आपको आए कि सेरिकल्चर, तो इट बिलोंग्स टू द सिल्कवॉर्म, पिसिकल्चर बिलोंग टू द rearing or breeding of fish, viticulture cultivation of grapes, horticulture growing of vegetables, flowers and fruits for the commercial purpose, and the apiculture the maintaining of bees for the apiculture किससे related है? with the beekeeping, जो कि हम हनी वहां से कलेक्ट करते हैं। So there are another types of economic activities. तो यहाँ पे economic activities कौन-कौन से उसके टाइप्स देख लेते हैं। So the any finished product goes through the three types of economic activities. तो हमारे पास जो भी कोई फिनिश प्रोडक्ट होता है, चाहे वो हमारे पास कोई भी मटेरियल से ठीक है या कोई फूड है हमारे पास, तो उसे हम थ्री एक्टिविटीज के थ्रू उसे हम काउंट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज नोन एज द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज में कौन कौन सी ऐसी हम यहाँ पे हम चीजों को हम या तो प्रोड्यूस करेंगे या फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे। So the primary activity involves the production and extraction of the natural resources. तो जितने हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो मैक्सिमम हम उन्हीं को इसमें यूज करेंगे, उनमें हम उन्हें प्रोड्यूस करेंगे और उन्हें एक्सट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ग्रोइंग क्रॉप, रेजिंग लाइवस्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। एंड इन सेकंड एक्टिविटी
इन रिसोर्सेज को हम सेकंड एक्टिविटी में उन्हें प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज और मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, या तो फिर हम उनसे कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे। एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ, ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं। एंड इन टर्शियरी एक्टिविटीज, तो इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। जो टर्शियरी एक्टिविटीज है ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगी फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग, ये सभी एक्टिविटीज आएंगी दी टर्शियरी एक्टिविटीज में। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया यहाँ पे, सो दी ग्रोइंग कॉटन प्लांट इन द फील्ड इज द प्राइमरी एक्टिविटी। जैसे कि अगर हम कॉटन को अगर लैंड पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे ग्रो कर रहे हैं, उसे प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो हमारे किस में आएगा, प्राइमरी एक्टिविटी। सेकंड में क्या करेंगे, द डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व फ्रॉम द स्टेज ऑफ पिकिंग द कॉटन पोस्ट इन द फील्ड्स अप टू द स्टेज ऑफ रेडी फैब्रिक और फिनिश प्रोडक्ट। उसके बाद हम उसे जो कॉटन पोस्ट है उसे पिक करेंगे, उससे हम नेक्स्ट जो फिनिश प्रोडक्ट है और फैब्रिक और फिनिश प्रोडक्ट उसे हम मेक करेंगे। सो ऑल आर टर्शियरी एक्टिविटीज। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट इज मार्केटिंग एंड सेल्स, ऑल आर द टर्शियरी एक्टिविटीज। अब जैसे कि जो कि हमारे पास कोई भी अगर हमने कोई फिनिश प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है, किसी भी चीज का कोई फिनिश प्रोडक्ट है, तो जब हम उसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिनिश प्रोडक्ट को जब हम ट्रांसफर करेंगे टू दी फॉर इट्स मार्केटिंग एंड सेल्स, तो उसे हम टर्शियरी एक्टिविटीज में उसे काउंट करेंगे। सो द एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर जनरली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, जहाँ से हम अपने हमारी डाइटरी नीड्स है, जो फूड है, उसे यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, उसे या ग्रो करते हैं हम, तो हम कहाँ से करते हैं, उसे एग्रीकल्चर से। So therefore the types of agriculture, जो agriculture के जो types हैं, it can broadly divided into two types. First is traditional agriculture techniques and modern agriculture techniques. तो यहाँ पे हम जो agriculture प्रोड्यूस करते हैं, क्रॉप को ग्रो करते हैं हम, तो यहाँ पे हम ऐसी कौन-कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है हम उसे हम यहाँ से हम एग्रीकल्चर से हम यहाँ की चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जो हमारे पास क्रॉप है उसे हम कैसे कल्टीवेट करें, कौन सी टेक्निक को यूज करें। तो यहाँ पे टू है, first one is traditional and second one is modern agriculture. So the 2/3 of the Indian population is dependent on agriculture. तो हमारे जो इंडियन कंट्री की जो पॉपुलेशन है, it's about 2/3 जो है वो totally agriculture पे ही वो डिपेंड है। So the land area available to man is limited, but the growth of population has resulted in increased pressure on land and soil fertility. देखो ये काफी एक कंसर्न इशू है कि हमारे पास जो लैंड है जितना अवेलेबल है हमारे पास, जैसे इंडियन कंट्री की बात करें तो जो जितना यूज का लैंड है इंडियन कंट्री का, वो हमारे पास लिमिटेड है, वो इंक्रीज नहीं होगा, उतने का उतना ही रहेगा। अगर कंट्री की बात ना करें, अगर पूरे अर्थ प्लेनेट की बात करें, पूरे वर्ल्ड की, तो हमारे पास जो लैंड है वो लिमिटेड है, वो एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। अब पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो कुछ चीजों को उतना ही यूज करेगी, जो रिसोर्सेज हैं उन्हें उतना ही कंज्यूम करेंगे। तो ये जो प्रेशर कहाँ पे पड़ेगा, ये अगर ज्यादा पॉपुलेशन है तो उन्हें ज्यादा फूड की नीड है उन्हें, तो ये सभी कहां पे प्रेशर पड़ेगा, ऑन द लैंड, प्रेशर ऑन लैंड एंड सॉइल फर्टिलिटी, लैंड पे पड़ेगा ना, आल्सो विद द सॉइल फर्टिलिटी। अगर सॉइल की फर्टिलिटी होगी तभी तो हम वहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर पाएंगे। सो द ट्रेडिशनल टेक्निक कैन नॉट मीट द इंक्रीज नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो हमारी जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं वो आज की डेट में जितनी पॉपुलेशन है हमारे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, उसकी जो नीड्स है उसे फुलफिल नहीं कर सकते, जो कि ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं। To meet this increased need, use of modern techniques has been become essential. तो आज की डेट में जितनी हमारी नीड्स हैं, जो इंक्रीज नीड्स हैं हमारी, अगर उन्हें फुलफिल करना है तो हमें जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उन्हें अप्लाई करने की हमें जरूरत है। So scientific researches to increase agriculture production have been able to date। तो यहाँ पे काफी सारी साइंटिफिक रिसर्च हुई जिसे कि हम कहते हैं हाइब्रिड। अगर हम कोई भी अगर हमने यहाँ पे कोई वेजिटेबल्स या कुछ ग्रो करना है, हमें कॉटन ग्रो करनी है, तो हम कौन से सीड यूज करते हैं आज की डेट में, हम कहते हैं उसे हाइब्रिड सीड। ओके, तो वहां पे किस तरह से बने कि वहां पे उनके ऊपर रिसर्च हुई है, साइंटिफिक रिसर्च हुई है। So improved variety of seeds, organic manures, pesticides, improved irrigation facilities, multi-cropping, use of agricultural machines have considerably added to the total ability of the agriculture produce। तो हम यहाँ से इन चीजों को यूज करते हैं जिस पे काफी रिसर्च हुई है। इसे हम कहते हैं कि हाई वैरायटीज के सीड्स हैं, ये ऑर्गेनिक मैन्योर से, पेस्टिसाइड्स है, या फिर जो इरिगेशन फैसिलिटीज है वो इंप्रूव है, उसमें काफी मॉडर्न टेक्निक्स हम यूज करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अरेबल लैंड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लैंड की, कितना जितना हमारे पास लैंड अवेलेबल है वो कितना अरेबल लैंड है हमारे पास।
एंड ऑल्सो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं यहाँ पे। सो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर नॉट सेम अक्रॉस द वर्ल्ड। देखो जाहिर सी बात है कि जो पूरे वर्ल्ड में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है वो बिल्कुल भी सेम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी एक लीनियर शेप में नहीं है, वो वेरीज करती है। वेरीज क्यों करती है? क्योंकि वो टोटली डिपेंड है लैंड पे कि लैंड कितना अवेलेबल है, जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कितनी है, उसकी टोटली उसके ऊपर डिपेंड है। सो लैंड दैट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप। तो लैंड जो काफी हमारे पास रिच है न्यूट्रिएंट्स में, वहीं पे हम जो हमारी क्रॉप्स है उसे ग्रो कर सकते हैं, उसे हम यूज करते हैं उसे। एंड लोकेटेड इन सुटेबल क्लाइमेट इज नोन एज अरेबल लैंड। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास ऐसा लैंड होगा जो कि काफी रिच होगा इन द न्यूट्रिएंट्स, कैपेबल होगा यूज फॉर द ग्रोइंग क्रॉप एंड आल्सो सुटेबल क्लाइमेट भी होगा। तो वैसे लैंड को हम कहेंगे कि दिस इज नोन एज द अरेबल लैंड, कि हम यहाँ पे एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अरेबल लैंड अक्रॉस द वर्ल्ड इज अनइवन। तो यहाँ पे जो अरेबल लैंड है पूरे वर्ल्ड पे जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, ठीक है, टोटली डिपेंड किस पे, सॉइल की फर्टिलिटी पे। सो लेट अस स्टडी द गिवन वर्ल्ड मैप टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अरेबल लैंड इन द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास लैंड जो आपको ग्रीन कलर में शो हुआ है, ओके, दिस इज द अरेबल लैंड, बाकी जो अरेबल लैंड नहीं है। ओके, ये वर्ल्ड के सिनेरियो कॉन्टेक्स्ट में आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। ओके, इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में आप देख सकते हैं कि इंडिया में कितना लैंड है, देखो मैक्सिमम पूरी होल कंट्री कह सकते हैं इंडिया में, लेकिन बाकी कंट्रीज में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। इवन इंडिया में भी है ना, जम्मू एंड कश्मीर का मच पार्ट देखेंगे यहाँ पे, और ओके एंड आल्सो द ईस्ट पार्ट। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स है जो कि लैंड पे डिपेंड करते हैं फॉर द एग्रीकल्चर के लिए, तो दिस इज नॉट कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज सॉइल, क्लाइमेट एंड रिलीफ डिटरमाइन द पैटर्न्स ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, तो ये सभी फैक्टर्स होने चाहिए जो कि डिपेंड करते हैं फॉर द एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारा किस तरह का होगा, ज्यादा होगा या कम होगा। तो वहां पे सॉइल पे डिपेंड करता है ऑन द क्लाइमेट एंड रिलीफ। ओके, रिलीफ मींस जो फिजिकल फीचर्स हैं कि कहीं पे हिली एरियाज है और प्लेन्स हैं एंड प्लेटिव एरियाज है। ओके, रिलीफ कैसा है वहां पे। फर्स्ट वन इज क्लाइमेट। तो क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्रीकल्चर, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक फैक्टर ऑफ। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर में जो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है इस टोटली डिपेंड ऑन दी क्लाइमेटिक फैक्टर्स। कौन-कौन से? टेंपरेचर एंड रेनफॉल, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए काफी सारे मेन फैक्टर्स हैं कि वहां पे सुटेबल टेंपरेचर होना चाहिए, हम कैसे क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, एंड आल्सो रेनफॉल भी होना चाहिए। सो द प्लांट्स रिक्वायर सफिशिएंट हीट एंड मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ, क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं उनके लिए कोई ना कोई क्लाइमेट चाहिए। जैसे कि हम हैं तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी सूटेबल क्लाइमेट होना चाहिए ताकि हम यहाँ पे जीवित रह सकें। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए हमें। अगर क्लाइमेट काफी कम या काफी ज्यादा होगा तो हम अपनी लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकेंगे, हो सकता है कि हम वहाँ पे डेथ, हमारे सभी की डेथ हो जाए। सो द जनरली रीजंस हैविंग मैक्सिमम टेंपरेचर ऑफ लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस आर नॉट सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। तो मैक्सिमम जहाँ पे जिन लैंड पे अगर टेंपरेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम है तो उसे हम जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जो वो लैंड है, जो क्लाइमेट कंडीशन वो सूटेबल नहीं है। So agriculture is successfully done in the tropical regions where temperature is high throughout the year. तो जो एग्रीकल्चर है मैक्सिमम कौन से एरियाज में होता है? इन ट्रॉपिकल रीजन्स में, जहाँ पे जो टेंपरेचर है वो काफी मॉडरेट होगा, हाई होगा थ्रू आउट द ईयर। सो इन द ड्राई रीजन्स एग्रीकल्चर इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। तो यहाँ पे ड्राई रीजन्स में अगर हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करना है तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? ओनली विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, कि वहाँ पे कितना हम वाटर सप्लाई कर सकते हैं। So the moisture requirement vary from plant to plant, region to region. तो कितना moisture चाहिए हमें, तो वो वेरी करता है from region to region और plant to plant। ठीक है, तो सभी की अपनी अपनी एक लिमिट होती है, उस पे ही वेरी करेगा कि उसे कितना moisture वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है उस moisture की। And also in the low latitude where temperature is high, so the plants need more moisture for growth। तो 70 to 800 सेंटीमीटर उन्हें वाटर की नीड है, रेनफॉल की जरूरत है। On the other hand हायर latitudes में जहाँ पे समर्स होंगे वहाँ पे cool winds are not dry, rainfall 50 to 60 सेंटीमीटर चाहिए sufficient for plant growth। तो इतना टेंपरेचर चाहिए, ऐसी cool winds भी चाहिए, winds are dry नहीं होनी चाहिए, और rainfall इतना चाहिए for the growth for the sufficient, okay, for growth of the plant in higher latitudes में जहाँ पे summers है। next factor is soil। तो टोटली डिपेंड है सॉइल पे। अगर सॉइल की फर्टिलिटी नहीं होगी, सॉइल की अगर फर्टिलिटी नहीं होगी, सॉइल फर्टाइल नहीं होगी तो वहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिल्कुल नहीं होगा, तो उसे हम अरेबल लैंड कहेंगे नहीं। सो इट इज अनदर इंपॉर्टेंट
फिजिकल फैक्टर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर। सॉइल जो है डिफर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन। तो सॉइल डिफर कैसे करती है ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन। So soils may be fine or coarse, porous or non-porous. In general, fine soils like loam or silt are very fertile. तो यहाँ पे जो fine soil होगी like loam और silt वो काफी fertile soil होगी। वहाँ पे agriculture produce maximum ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा। And in the chemical composition में soil determines its productivity. तो soil की chemical composition किस तरह की है तो depend करेगा on the productivity of the agriculture। या फिर जो भी हम यहाँ पे crop को हम grow करेंगे। So different types of soils are suitable for different types of crops। तो यहाँ पे different types की soils होती है। देखो हम देखेंगे कि कौन-कौन से टाइप की soils होती हैं। तो वो सिर्फ ये भी डिपेंड करता है कि किस टाइप की क्रॉप्स है, उसी के लिए वैसे वहाँ पे जो soil है वो suitable होगी कि नहीं होगी, ये भी डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की हम क्रॉप को वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। For example, rice grows best in the clay alluvial soil, while cotton grows best in black lava soil। ओके, तो यहाँ पे अगर राइस को हमने अच्छे से ग्रो करना है, काफी हाई प्रोडक्शन चाहिए, तो मैक्सिमम कौन सी सॉइल में होगी? एलुवियल सॉइल में। लेकिन जब हम कॉटन से कंपेयर करेंगे तो कॉटन ग्रोथ बेस्ट इन दी ब्लैक लावा सॉइल। नेक्स्ट वन इज रिलीफ। तो रिलीफ इज आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। या भी हमने भी देखा था हायर है लो लैटिट्यूड्स में। एंड आल्सो रिलीफ आल्सो डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ सॉइल इरोजन। रिलीफ डिपेंड करेगा, ये डिपेंड क्या करेगा वो कि सॉइल का इरोजन कितना होगा और कैसे होगा। एंड आल्सो मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी डिपेंड करेगा ऑन द रिलीफ कि अगर हमने कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमने कर लिया, हमने कोई फिनिश प्रोडक्ट है, ओके, तो ये भी डिपेंड करेगा कि इसे कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। अगर हिली एरियाज होगा तो वहां पे ट्रांसपोर्ट करना काफी मुश्किल होगा, अगर प्लेन होगा तो इजी हो सकता है, इजीली हो। तो इन द माउंटेनियस एंड हिली रीजंस सॉइल इरोजन इज कॉमन। तो मैक्सिमम जो सॉइल इरोजन है वो हिली और माउंटेनियस रीजन में काफी कॉमन होती है। The use of machinery is difficult and development of means of transportation is very limited. So however in the flat regions there is no such problem। लेकिन जो प्लेन्स है हमारे फ्लैट रीजन होगा तो वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, वहाँ पे इजीली ट्रांसपोर्ट भी कर सकेंगे एंड वाटर भी अवेलेबल होगा। ओके, सॉइल जो इरोड भी होगी, सॉइल का इरोजन भी नहीं होगा। एंड ऑल्सो प्लेन्स में जो प्लेन्स हैं वहाँ पे काफी जितने भी एरियाज हैं प्लेन्स वो सभी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, काफी सारी पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो वहाँ पे हमें चीप एग्रीकल्चर लेबर भी हमें मिल सकती है और ह्यूज मार्केट भी मिलेगी एज कंपेयर टू दी हिली और माउंटेनियस रीजन। तो वहाँ पे हमें ये सारी परेशानी होगी, वहाँ पे जो पॉपुलेशन होगी डेंसली पॉपुलेटेड नहीं होगी, चीप एग्रीकल्चर लेबर भी नहीं मिलेगी इन दी हिली और टोटली डिपेंड ये भी करेगा रिलीफ पे भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन-कौन से जो कि डिपेंड करते हैं कि जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा, फिनिश प्रोडक्ट होगा तो उसे कैसे हम जनरेट करेंगे। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स, अगर कोई भी हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए क्या-क्या चाहिए? तो सबसे पहले मार्केट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए कि जो फिनिश प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना है, कैपिटल भी चाहिए इट मींस मनी, लेबर भी चाहिए जो फिनिश प्रोडक्ट को बनाएगी आगे से उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा, एंड आल्सो गवर्नमेंट पॉलिसी कि गवर्नमेंट की किस तरह की पॉलिसीज है। तो यहाँ पे जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं ये काफी डिपेंड करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं फॉर द एग्रीकल्चर। कौन-कौन से हैं? मार्केट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, कैपिटल, लेबर एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। द फर्स्ट वन इज मार्केट। डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो जितना डिस्टेंस दूर होगा जहाँ पे कोई भी चीज है जो प्रोड्यूस हो रही है, उसकी प्रोडक्शन हो रही है, तो जितना दूर वो चीज होगी मार्केट से उतना ही अफेक्ट करेगी उसकी कॉस्ट। अगर कोई चीज अगर मान लेते हैं कि जैसे अगर अभी जैसे मैं हिमाचल में हूँ मैं, तो अगर कोई भी प्रोडक्ट है अगर वो कहीं पे साउथ इंडिया में बन रहा है, अगर चेन्नई में बन रहा है, तो जब उसे यहाँ तक लाएंगे तो काफी कॉस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो टोटली डिपेंड करेगी कि मार्केट कहाँ पे और कितना वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो भी डिपेंड करेगी कि कितनी प्रोडक्शन हुई है, उसके रेट को भी वो डिफाइन करेगी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड वाइडर मार्केट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अगर काफी गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं तो क्या होगा उससे वो एक काफी वाइडर मार्केट को प्रोवाइड होगी फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। आल्सो कैपिटल, तो एग्रीकल्चर टुडे इज बिकम हाईली मैकेनाइज्ड, देयरफॉर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो आज की डेट में जो तरह के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं तो टोटली डिपेंड है ऑन द कैपिटल, मनी पे डिपेंड है, क्योंकि हम उसमें काफी सारी न्यू मॉडर्न टेक्निक्स हम उसमें यूज करते हैं, तो उसके लिए हमें मनी चाहिए, जैसे कि परचेज ऑफ मशीनरी, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो इन सभी को लेनी चाहिए यूज करने के लिए चीजें, सभी हमारी जो
क्रॉप की प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो काफी हाई होगी, इंक्रीज होगी अगर हम इन सभी चीजों को यूज करेंगे। यूज करेंगे तो हमें इतनी मनी भी चाहिए। ओके, सो आल्सो रिक्वायर प्लेंटी ऑफ मनी। लेकिन जो इंडिया के अगर कंपेयर करें तो इंडिया में जो फार्मर्स हैं काफी पुअर हैं एंड आल्सो दे कैन नॉट अफोर्ड द यूज ऑफ मॉडर्न फार्म टेक्नोलॉजीज। ओके, तो जो इंडियन फार्मर्स हैं वो ज्यादा यूज नहीं कर सकते मॉडर्न फार्म टेक्नोलॉजी क्योंकि काफी पुअर है, ये मनी नहीं सफिशिएंट मनी नहीं है उनके पास। नेक्स्ट वन इज लेबर। तो लेबर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इन एग्रीकल्चर। तो लार्जली सप्लाई ऑफ चीप लेबर इज रिक्वायर्ड इन द इंटेंसिव कल्टीवेशन। तो availability of cheap and efficient labor is essential for the cultivation of crop like rice, tea, cotton and rubber। तो इन सभी क्रॉप्स के लिए काफी सारी cheap labor और efficient labor भी चाहिए। और गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो यहाँ पे जो पॉलिसी गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर लैंड यूज, तो जो गवर्नमेंट है पॉलिसीज हैं वो इन्फ्लुएंस करेंगी एग्रीकल्चर लैंड यूज। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो गवर्नमेंट में रिस्ट्रिक्ट द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप और मे फोर्स द फार्मर टू ग्रो अ पर्टिकुलर क्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की मान लेते हैं कोई पॉलिसी है कि गवर्नमेंट फार्मर्स को यहाँ पे फोर्स करिए कि आपने स्पेसिफिक टाइप से एक ही क्रॉप का आपने, जैसे राइस की बात करें या रबर की बात करें कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है कि फार्मर्स को कि आपने रबर को ही आपने ग्रो करना है। So areas under sugarcane and oil seeds cultivation have increased in India because the government lays great emphasis on the cultivation of these crops। तो यहाँ पे कुछ एरिया ऐसे भी जहाँ पे गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई थी, फोर्स किया था कि आप इन चीजों को आप यहाँ पे ग्रो करो। ठीक है, तो समटाइम्स द गवर्नमेंट गिव लोन्स फॉर ग्रोइंग पर्टिकुलर क्रॉप। तो गवर्नमेंट क्या है, सिर्फ फोर्स नहीं करेगी, वो अच्छे से प्लानिंग कराएगी, अच्छी पॉलिसीज लेकर आएगी और फार्मर्स को कहेगी कि आपने सिर्फ पर्टिकुलर ये क्रॉप ही ग्रो करनी है जो कि पीपल्स की सिटीजंस की नीड को भी फुलफिल करेंगे और फार्मर्स को वहां पे मनी भी प्रोवाइड करेंगे। इसकी मार्केट में डिमांड काफी हाई है। And also other factors, तो कुछ other factors भी हैं ऐसे। So other factors, the level of scientific and technology development has significant impact on agriculture। तो यहाँ पे काफी सारा significant impact पड़ता है for the किस तरह की scientific research है, किस तरह का level of scientific है and also किस तरह की जो टेक्नोलॉजी वो कितनी डेवलप हुई है। तो ये काफी impact डालती है, significant impact डालती है on the agriculture production। And also farmers who use modern technology produce more and better quality of agriculture produce in comparison to farmer who use old methods। तो यहाँ पे कंपैरिजन है, यहाँ पे दिया गया कि जो फार्मर्स हैं जो काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज करते हैं तो उनकी प्रोडक्शन जो काफी अच्छी होती है, लेकिन जो ओल्ड मेथड को यहाँ पे अप्लाई करते हैं उनकी जो प्रोडक्शन है इन कंपैरिजन टू जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उससे मुकाबले में काफी कम है। एंड ऑल्सो एन इंडियन फार्मर इज पोअर इन कंपैरिजन टू अमेरिकन फार्मर। तो यहाँ पे काफी सारा यहाँ पे हमेशा कंपेयर किया जाता है, हमेशा कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन दी इंडियन फार्मर्स एंड अमेरिकन फार्मर्स। तो जो अमेरिकन फार्मर्स है वो काफी सारी मॉडर्न टेक्निक को यूज करते हैं, वो काफी रिच भी हैं, वो तो उनकी जो प्रोडक्शन काफी हाई प्रोडक्शन होती है। लेकिन अगर इंडिया से कंपेयर करें तो वहाँ पे एक तो फार्मर्स की को है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज भी नहीं कर पाते क्योंकि वो काफी पोअर है। तो जाहिर सी बात है अगर ये चीजें होंगी तो इससे क्या होगी नहीं, टोटली डिपेंड करेगा ऑन दी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। So one of the most recent development in the field is the concept of organic farming। तो आज की डेट में काफी पॉपुलर, काफी फेमस हो रहा है concept of organic farming। देखते हैं ये होता क्या है। तो it involves using nature friendly techniques for good cropping without harming the natural environment or causing any hazard to the people who work or live there। तो ये एक ऐसी फार्मिंग है जहाँ पे हम जो चीजें यूज करेंगे तो हम यहाँ पे फ्रेंडली टेक्निक यूज करेंगे जो कि जो क्रॉप की यील्ड है वो भी अच्छी होगी, वो भी गुड होगी विदाउट हार्मिंग जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, हमारा एनवायरनमेंट उसे हार्म भी नहीं करेंगे हम। फिर उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पे हम काफी सारे पेस्टिसाइड्स को यूज नहीं करते। ओके, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज टोटली अगेंस्ट केमिकल एग्रीकल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग दैट कॉजेस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स। तो ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट में है ऑन द केमिकल एग्रीकल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि ये काफी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम काफी धीरे-धीरे हम देखने को मिलती है पेपर्स में। So it is safer and healthy type of farming. It also protects the biodiversity of the region। तो ये जो organic farming है ये काफी healthy type of farming है for all the peoples and also यहाँ पे जो हमारी biodiversity वाला रीजन है उसे भी प्रोटेक्ट करती है, उसे भी काफी हार्म नहीं करेगी। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा सिस्टम है, इसे देख लेते हैं एग्रीकल्चर सिस्टम। तो इसे हम यूज एक बार स्टडी कर लेते हैं इसे। ऐसा सिस्टम है वहाँ पे a system is a set of detailed procedure routines created to carry out a specific task।
तो यहाँ पे कुछ 3 एलिमेंट्स दिए गए हमारे पास, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। कि इट मींस कि कोई भी चीज हमारे पास, किसी चीज का अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, फिर उसे उसके आउटपुट निकलेगा। इसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर सिस्टम। ओके, आप किसी भी चीज को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ तो स्टार्ट करेंगे, एग्रीकल्चर इज आल्सो सिस्टम इन विच, जहाँ पे सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स जो होंगे वो इनपुट होंगे, वहां पे हम सोइंग, यूज ऑफ मशीनरी करेंगे, इरिगेशन, यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, अदर प्रोसेस एंड क्रॉप पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स आर आउटपुट। ओके, तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले ये इनपुट होगा, तो यहाँ पे हम सीड और फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे। ओके, यूज करने के बाद सोइंग करेंगे, यूज ऑफ मशीनरी, इरिगेशन, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड, इन सब का हम यूज करेंगे। इन सब को यूज करने के बाद तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट निकलेगा हमारे पास, ठीक है, जैसे क्रॉप, पोल्ट्री प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एक्सेट्रा। इसे हम टोटली कहेंगे हम एग्रीकल्चर सिस्टम, कि हमने यहाँ पे लैंड पे हमने कुछ इनपुट दिया, उसे हमने प्रोसेस किया, उसके बाद हमें आउटपुट निकला, ठीक है। दिस इज नोन एज द एग्रीकल्चर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कि कौन-कौन से टाइप्स का एग्रीकल्चर यहाँ पे। तो हमने अभी फैक्टर्स देखे थे, जैसे क्लाइमेट, सॉइल और रिलीफ, जो कि एग्रीकल्चर को यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में फर्स्ट 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे एग्रीकल्चर को। तो फर्स्ट इज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, सेकंड इज कमर्शियल एग्रीकल्चर। ओके, फर्स्ट इज सब्सिस्टेंस, सेकंड इज कमर्शियल एग्रीकल्चर। सेंसिस को भी हम यहाँ पे सब्सिस्टेंस को हम नेक्स्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, नेक्स्ट नोमैडिक हर्डिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कमर्शियल में एक्सटेंसिव प्लांटेशन एंड मिक्स फार्मिंग। ओके, तो यहाँ पे इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पे ऐसे छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ मार्केट। तो फर्स्ट इज द साइज ऑफ लैंड। तो यहाँ पे वर्ल्ड में जितने भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसे हम ब्रॉडली हम उसे 2 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज साइज ऑफ लैंड, लैंड का साइज कितना है जहाँ पे हमने एग्रीकल्चर करना है। So when agriculture is done in a small piece of land, it is called intensive agriculture, and when it is done in large piece of land, it is known as extensive agriculture. Okay? तो हमारे पास अगर काफी small piece of land है, उस पे अगर हम फार्मिंग करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेंगे, तो उसे हम कहेंगे intensive agriculture. And extensive क्या कहेंगे? Extensive किसे कहेंगे हम? जब हम एग्रीकल्चर करेंगे done on the large piece of land. This is known as the extensive agriculture. And also aim of production. So when aim of agriculture is merely to meet the needs of the family, कि हम जिस चीज को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी भी क्रॉप को अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका मेन एम क्या है। अगर हम यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसे चाह रहे हैं हम कि जो हमारी फैमिली की नीड्स हैं उसे हम फुलफिल करें, तो उसे हम कहेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग। ओके, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ओके, जब हम फैमिली की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे सबसिस्टेंस। एंड when it is used for commercial purpose, अगर हम कमर्शियल पर्पस के लिए उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी, तो हम कहेंगे कि इसे कमर्शियल एग्रीकल्चर। ओके, तो सबसिस्टेंस इट मींस कि फैमिली की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, तो ऐसे एग्रीकल्चर को हम सबसिस्टेंस कहेंगे। और अगर हम कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करें उसे कमर्शियल पर्पस के लिए, इट मींस कि हम उसे प्रोड्यूस करें उसे आगे हम सेल करेंगे, ठीक है, किसी को हम यहाँ पे बेचेंगे उसे, तो उसे हम कहेंगे इट इज कॉल्ड एज अ कमर्शियल एग्रीकल्चर। ओके, तो डिटेल में से डिस्कस करेंगे, तो आज के लिए इतने करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, डिटेल में डिस्कस करेंगे सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर। ओके, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।